हम लोग क्लास 12 की 8वें चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि आपकी डिफिनीसन ऑफ हेल्थ की क्या होती है, डिफिनीसन ऑफ डिजीज़ क्या होती है, फिर आपकी टाइप ऑफ डिजीज़ और कितनी टाइप की आपकी डिजीज़ होती हैं। फिर हम लोगों ने देखा था जो आपकी इन्फेक्टेड डिजीज़ है यानी जो ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन्फेक्शन से काज होती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो पर्टिकुलर किसी एजेंट के द्वारा हमारी बॉडी में इफेक्ट पहुंचाती हैं, जैसे आपकी वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोन से या अदर जो माइक्रोब्स हैं उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा था। फिर हम लोगों ने जो आपके इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक था उसको क्या था, तो दैट इज सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इम्यूनिटी। तो हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में देखा था, प्रतिरक्षा के बारे में देखा था कि व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होती क्या है, व्हाट विल इट वर्क इन आवर बॉडी, इम्यूनिटी कैसे अपने शरीर में, हमारे शरीर में कैसे वर्क करती है, इम्यूनिटी कैसे हमें सेवरल डिजीज से, सेवरल बीमारियों से हमें बचाती है, तो हम लोगों ने उसके बारे में देखा था। फिर इम्यून सेल जो थी वो आपकी 2 टाइप की इम्यून सेल थी, दैट इज द फर्स्ट सेल इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो हम लोगों ने किस सेल के बारे में देखा था, हम लोगों ने कम्प्लीटली जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कम्प्लीटली आपकी जो बी लिम्फोसाइट है उसके बारे में देखा था, कितने टाइप की बी लिम्फोसाइट होती हैं, कौन कौन सी बी लिम्फोसाइट होती हैं, एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड व्हाट वेयर इट विल मैक, ये बनती कहाँ है, सबके बारे में हम लोगों ने देखा था कि बी लिम्फोसाइट आपकी होती क्या है, कहाँ बनती है, क्या फंक्शन होता है और क्या हमारे बॉडी में इसकी ज़रूरत है भी नहीं या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हमारी इस जो टॉपिक है बच्चों, इसका जो सेकेंड सेल है यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के बारे में देखेंगे कि जो आपकी टी लिम्फोसाइट होती है वो कैसी होती है एंड वेयर इट विल वर्क, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली जो सेल दूसरी जो सेल आती है आपकी इम्यून सिस्टम में, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल इन आवर कोर्स एंड आवर सिलेबस ऑफ बोर्ड एंड आल्सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। तो सो वी विल स्टार्ट नाउ अबाउट टी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट होती है वो क्या होती है, दैट इज अ इम्यून सेल दैट हेल्प इन आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट एनिमी लाइक एज माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड अदर माइक्रोब्स। तो वो क्या हो गई आपकी टी लिम्फोसाइट होती है। टी लिम्फोसाइट इट भी फॉलोअर्स CMIS, जो CMS ये एक पाथ होता है, इट विल फॉलो दैट, यानी CMIS एक पाथ होता है जो टी लिम्फोसाइट इसको फॉलो करती है। और फिर क्या होता है, इट विल इफेक्ट ऑन फॉरेन पार्टिकल, जैसे फॉरेन पार्टिकल, इट विल इफेक्ट ऑन फॉरेन पार्टिकल, मतलब ये हुआ कि ये फॉरेन पार्टिकल, जैसे आपके फॉरेन पार्टिकल्स क्या होंगे, जो हमारे बॉडी के पार्टिकल नहीं होंगे वो फॉरेन पार्टिकल होंगे। तो फॉरेन पार्टिकल आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे बहुत कम ही होते हैं, बुरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कौन कौन से फॉरेन पार्टिकल है, वी विल स्टार्ट नाउ कि कौन कौन से फॉरेन पार्टिकल्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे फॉरेन पार्टिकल्स के एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स, ये सब आपके फॉरेन पार्टिकल्स हो गए जो कि अदर बॉडी से हमारी बॉडी में, यानी जो ऐसी सेल जो हमारी बॉडी की सेल नहीं है वो दूसरी बॉडी से या इन्वायरमेंट से हमको मिलती है, दैट इज नॉन एज फॉरेन पार्टिकल। तो ये फॉरेन पार्टिकल की रूप में मतलब उसको उस पर इफेक्ट शो करते हैं, दैट इज इट इज़ आल्सो 4 टाइप। ये जो आपकी टी लिम्फोसाइट होती है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर नीट एंड बोर्ड, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा बच्चों, आपकी नीट के लिए, बोर्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी टी लिम्फोसाइट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बोर्ड एंड नीट। तो जब सबसे पहला जो होता है दैट इज नॉन एज घातक टी लिम्फोसाइट यानी किलर टी लिम्फोसाइट, क्योंकि बच्चों जो आपका सिलेबस है वो आप यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे भी देख रहे हैं और आपके CBSE बोर्ड वाले भी या अदर्स बोर्ड जिनका माध्यम इंग्लिश है वो भी देख रहे हैं और जिनका माध्यम हिंदी है वो भी देख रहे हैं। पर्टिकुलर अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप मतलब अगर आप बायोलॉजी से कोई अच्छी स्टडी या हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही जाना पड़ेगा। तो अगर अभी से आप इंग्लिश को लेके चलते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए इंग्लिश और हिंदी साथ में लेके चलते हैं, दैट इज नॉन एज घातक टी लिम्फोसाइट, और जिसको बोलते हैं किलर टी लिम्फोसाइट। किलर टी लिम्फोसाइट के हम लोग के बारे में जानेंगे। एंड व्हाट इज सहायक, नेचुरल है, मीनिंग आपकी
हिंदी वालों को भी जानना चाहिए। घातक, घातक यानी किलर, नॉर्मल है। सहायक यानी हेल्पर, जो सहायता करेगा, हेल्पर जो दबाएगा, दैट इज सप्रेस, सप्रेस मतलब दबाना होता है। स्मृति यानी जो याद रखेगा, मेमोरी, बस याद रखिए, बस लिम्फोसाइट आपको जोड़ना है। लिम्फोसाइट हिंदी में भी लिम्फोसाइट बोला जाता है, इंग्लिश में भी लिम्फोसाइट बोला है। तो बायोलॉजी की इंग्लिश कोई टफ नहीं होती है, वेरी सिंपल। केवल आपको एक पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग जाननी होती है, वो आपको हिंदी में भी पढ़ना रहेगा, इंग्लिश में भी पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले क्या हो गई, घातक टी लिम्फोसाइट यानी किलर टी लिम्फोसाइट, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट। फिर आपकी वो सहायक टी लिम्फोसाइट, दैट इज नॉन एज आल्सो हेल्पर टी लिम्फोसाइट, दबाने वाली टी लिम्फोसाइट, दैट इज नॉन एज सप्रेस टी लिम्फोसाइट। स्मृति टी लिम्फोसाइट, स्मृति यानी याद रखना, दैट इज मेमोरी, मेमोरी टी लिम्फोसाइट। तो ये आपकी 4 टाइप की आपकी टी लिम्फोसाइट हो गई। एक एक करके हम इनका पर्टिकुलर वर्क जानेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर नीट। मैं बार बार नीट के लिए प्रेस कर रही हूँ क्योंकि नीट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टफ होते हैं। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ आपकी जो टी लिम्फोसाइट अलग अलग टाइप की होती है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, व्हाट इज द वर्क ऑफ किलर लिम्फोसाइट, व्हाट इज द वर्क ऑफ आपकी स्मृति मेमोरी टी लिम्फोसाइट, इन सब का क्या वर्क होता है, और सप्रेस टी लिम्फोसाइट, इन सब का क्या वर्क होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से आर्गन को ये इफेक्ट करती हैं, कैसे इफेक्ट करती हैं, उनके बारे में जो मेन पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे। एनसीईआरटी की बुक आप लोग साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एकदम डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे मैं उसका जो सारांश होता है वैसे करके बता रही हूँ। तो जैसे आपकी कौन सी टी लिम्फोसाइट, दैट इज नॉट इज आपकी जो वर्क है टी लिम्फोसाइट का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टी लिम्फोसाइट है कौन सी है, दैट इज अ किलर लिम्फोसाइट। तो किलर टी लिम्फोसाइट होती क्या है, इट विल सप्रेस ना, इट सिक्रीट पारफिरॉन। पारफिरॉन नामक एक पदार्थ होता है, पारफिरॉन नामक एक पदार्थ होता है जो आपकी टी लिम्फोसाइट होती है वो सिक्रेट करती है। तो इट विल सिक्रीट पारफिरॉन नामक पदार्थ होता है, पारफिरॉन, जो क्या करता है, जो कि अगर कोई माइक्रोस्कोप, जैसे कोई माइक्रोब, मान लीजिए हमारे ब्लड में कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो क्या करेंगी, ये पारफिरॉन जो आपकी किलर टी लिम्फोसाइट होनी, इट विल सप्रेस, ये मतलब ये आपकी उत्तेजित हो जाएंगी। तो ये क्या करेंगी, पारफिरॉन नामक एक पदार्थ सिक्रेट करेंगी आपके ब्लड में, और जो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में होगा वो उसको छेद के मार डालेगा। उसकी बॉडी में इतने ज़्यादा छेद कर देगा कि वो मर जाएगा। आपका जो माइक्रोब्स होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मतलब छेद के उसको मार देगी। जैसे अब ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पारफिरॉन होता है, क्योंकि ये पारफिरॉन यानी परफ्यूरॉन, इससे क्या होगा, एक जैसे आप परफ्यूरॉन बार बार बोले तो इससे क्या होता है, परफ्यूरेट करना ना, तो उससे क्या होता है, छेद करना। ये आपको याद रखिए कि परफ्यूरॉन नामक एक पदार्थ जो किलर लिम्फोसाइट आपकी सिक्रेट करेंगे, जिससे क्या होगी, वो परफ्यूरेट कर देगी, यानी जो माइक्रोस्कोप होगा, जो माइक्रोब होगा उसको वो परफ्यूरेट यानी छेद कर करके मार देगी। तो ये कौन रिलीज करेगा, तो जो किलर लिम्फोसाइट होगी वो कोई माइक्रोब होगा तो उसको छेद के मार डालेगी, परफ्यूरेट करके। नाम याद रखिए, परफ्यूरॉन से क्या होगा, परफ्यूरेट करना, परफ्यूरॉन मतलब क्या होगा, छेदना, तो उससे ये मार डालेगी। और फिर इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक का, इस टी लिम्फो यानी इस किलर टी लिम्फोसाइट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, तो किलर लिम्फोसाइट जो होती है, इट विल डिस्ट्रॉय कैंसरस टी लिम्फोसाइट, यानी ऐसी टी लिम्फोसाइट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है, जो कि कैंसर से ग्रसित हैं, और ऐसी टी लिम्फोसाइट को ये मार देता है जो कि HIV से ग्रसित हैं। तो इट विल आल्सो डिस्ट्रॉय दो सेल विच इफेक्ट ऑन कैंसर एंड आल्सो इफेक्ट ऑन HIV। तो ये क्या करता है, जो आपकी ऐसी सेल्स जो आपकी HIV से ग्रसित होती हैं, ऐसी सेल जो आपकी कैंसर से ग्रसित होती हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नीट, एंड है ना, ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी सेल होती है जो कि आपकी कैंसरस सेल की को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, कैंसरस सेल को जो आपकी कैंसरस सेल और HIV वाली सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो वो कौन सी सेल डिस्ट्रॉय करती हैं, तो याद रखिएगा, आपकी जो किलर टी लिम्फोसाइट होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं आपकी जो कैंसरस सेल होती हैं उनको, और जो आपकी HIV से संक्रमित सेल होती हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं।
तो इसको याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी सेल होती है। तो टी लिम्फोसाइट वो होती है। फिर हम लोग आते हैं जो सेकंड टाइप की आपकी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट है, डेट इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हम जानेंगे इसके वर्क के बारे में। जो आपकी हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट ये जो है मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। याद रखिएगा कि मैक्सिमम अमाउंट में कौन पाया जाता है, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट। जैसे उसमें क्या था हम लोग पढ़े थे, तो उसमें IgG जो सेल थी वो मैक्सिमम अमाउंट में आपकी बी लिम्फोसाइट में पाई जाती है। इसमें कौन सी पाई जाती है, तो इसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो होती है वो मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। इट हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट फॉर मेकिंग एंटीबॉडी। ये जो बी लिम्फोसाइट होती हैं उनकी प्रोडक्शन उनको सहायता करती है फॉर मेकिंग एंटीबॉडी। यानी ये बी लिम्फोसाइट का की हेल्प करती है किसके लिए, तो एंटीबॉडी को बनाने के लिए। इट विल हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट को हेल्प नहीं करती है, बी लिम्फोसाइट को हेल्प करती है इसके लिए, तो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। एंड इट विल आल्सो हेल्प इन किलिंग ऑफ माइक्रोब और बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं उनको मारने के लिए हेल्प करती हैं। और फिर हम लोग आते हैं तीसरे पे, दैट इज नॉन एज सप्रेस्ड टी लिम्फोसाइट। जो सप्रेस्ड टी सेल होती है, सप्रेस्ड टी लिम्फोसाइट होती हैं, ये क्या वर्क करती हैं, तो व्हेन इट वर्क ऑन बी एंड टी लिम्फोसाइट। मतलब ये क्या करती हैं, ये बी एंड टी लिम्फोसाइट को वर्क करती हैं एंड इफेक्ट एंड डिस्ट्रॉय। तो ये बी और टी लिम्फोसाइट पे वर्क करती हैं, जो कैंसर होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। दैट इज फिर आपका जो चौथा होता है वो क्या है, तो वो है मेमोरी टी लिम्फोसाइट। मेमोरी टी इट विल मेमोराइज इफेक्ट्स। ये जो है जैसे आपका कोई बैक्टीरिया आपको एक बार इफेक्ट कर चुका है, यानी आपकी कोई माइक्रोब्स है वो आपकी बॉडी में एक बार एंटर कर चुका है, उसके खिलाफ आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बना चुकी है। तो एंटीबॉडी बन गई, तो एंटीबॉडी बन गई, आप फिर उस बैक्टीरिया को, उस पर्टिकुलर एजेंट को मार दी, फिर एंटीबॉडी सप्रेस हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं वो फिर से, अगर वो बैक्टीरिया फिर से हमारी बॉडी में एंटर कर जाए तो वो उसको याद रखती हैं कि हाँ इस बैक्टीरिया को इस कंपोजिशन की एंटीबॉडी बनाएंगे तो वो उसको मार देगी। तो वो कौन सी सेल याद करती है, तो वो मेमोरी सेल होती हैं, जो कि टाइप की टी लिम्फोसाइट होती हैं, जो कि याद रखती हैं उस पर्टिकुलर एजेंट को। तो ये जब आपका फर्स्ट अटैक होगा, यानी फर्स्ट बार आप कोरोना, जैसे हाँ कोरोना एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट बार आप जो कोरोना से इफेक्टेड हुए, फिर आपने आपके बॉडी में कोरोना की रोधी एंटीबॉडी बनी, फिर कुछ 6-7 महीने बाद फिर से वो एंटीबॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उसी के साथ में या कुछ टाइम तक रहेंगी भी। 1 साल बाद आप फिर से इफेक्टेड हुए, उसके बाद में मेमोरी सेल आपकी बॉडी में है, मेमोरी सेल तुरंत वो कंपोजिशन उसको रिलीज करवाएंगे, टी लिम्फोसाइट को बताएंगे कि ऐसे ऐसे आप वर्क कीजिए, तो जिससे क्या होगा, जिससे आपको ये माइक्रोस्कोप ऐसे ऐसे मर जाएगा। तो वो कौन याद रखता है, तो वो मेमोरी सेल होती है, याद रखिए। इसी मेमोरी सेल के बेसिस पे आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, या क्या कोरोना के लिए वैक्सीन है ना, जैसे वैक्सीन का निर्माण भी सेम इसी टेक्निक से होता है, क्योंकि हम लोग नॉन लिविंग वायरस को एंटर करवाए, उसके बाद में ऐसी एंटीबॉडी बन गई कि जो उस वायरस को, उस नॉन लिविंग वायरस को मार देती हैं। तो अगर लिविंग वायरस भी आपके अंदर आएगा तो एंटीबॉडी बनी है, और एंटीबॉडी भी अगर नहीं है तो आपकी मेमोरी सेल बनी है, वो आपको याद दिलवाएंगी कि ये वायरस ऐसे एंटर आया था, तो ऐसी ऐसी एंटीबॉडी बनी थी। आपकी बॉडी बिना टाइम गवाए, बिना समय गवाए वो उस एजेंट के प्रति इफेक्ट तुरंत करेगी, और उसके बाद में तुरंत वो एजेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आप सेफ हो जाएंगे ना। तो ये हो गया आपकी टी लिम्फोसाइट का वर्क। और यानी अब जो आपका इम्यून सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। जो सेकंड टॉपिक होगा वो आपका टीकाकरण होगा, यानी जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन होगा, वैसे हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जो सेकंड टॉपिक होगा वो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन होगा, कि आपकी वैक्सीन किस बेसिस पे बनी है, और कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे वो वर्क करती है वैक्सीन पर्टिकुलर एजेंट के प्रति या हमारी बॉडी के प्रति। यानी वैक्सीनेशन होता क्या है पर्टिकुलर, हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपको जैसे पोलियो की वैक्सीन लगती है, पोलियो नहीं होता है, तो पोलियो की वैक्सीन किस बेसिस पे बनी है, क्या हमारी बॉडी में क्या ऐसा एंटर करवाया जाता है जिससे हमें पोलियो नहीं होता है। और कई सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो हमें लगती हैं और फिर हमें वो रोग इफेक्ट नहीं करता है। तो कैसे
वैक्सीन लगती हैं। आप ये कोरोना आया था, इससे सब लोग वैक्सीनेशन से परिचित हो गए हैं कि इससे क्या होता है, किलर जो मरे हुए माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इंटर करवाए जाते हैं और जिससे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, मेमोरी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा जब आपकी पर्टिकुलर आपका जो लिविंग वायरस होगा वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तो आपके पास मेमोरी सेल होगी, तुरंत वो बिना समय गवाए आपके बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा और आप बच जाएंगे। ये क्या होता है, आपकी बॉडी को कुछ ऐसा नहीं मिलता, कुछ ऐसी एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती कि जिससे आप रोग से लड़ सके। बस क्या होता है, आपकी बॉडी को सप्रेस किया जाता है, जिससे क्या होती है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर, क्योंकि हमारी बॉडी तब ज़्यादा हैवी होती है, इफेक्टिव होती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो एकदम किल होता है। तो फॉरेन पार्टिकल के प्रति ये, चाहे आप एक सॉइल पार्टिकल भी जाए तो उसके प्रति भी इफेक्टिव होगी। तो जो बैक्टीरिया या वायरस होगा वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मरा हुआ होगा। अगर वो जिंदा होगा तो हो सकता है कि पहले एंटीबॉडी आपकी बाद में बने, वो ज़्यादा टाइम में मल्टीप्लाई हो जाए और आप डिस्ट्रॉय हो जाए, आपकी सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाए और आप की बॉडी वो सहन ना कर सके उस माइक्रोब्स को और आपकी डेथ हो जाए। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए हम पहले से एंटीबॉडी आपकी बॉडी में जब बन जाती है तो उससे जब आपको पर्टिकुलर वही एजेंट आपके लिविंग फॉर्म में बॉडी में जाता है, तो क्योंकि एंटीबॉडी बनी रहती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको केवल याद करना रहता है कि हाँ, जैसे आप कोई बुक एक बार पढ़े रहते हैं या एक बार आपको पढ़ाया जाता है, फिर अगर आपको दोबारा वो पढ़ाया जाए तो उसको समझने में या उसको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे सेम हमारी बॉडी भी वर्क करती है। कोई फार्मूला होता है उस एंटीबॉडी पर्टिकुलर बनाने का, वो अगर एक बार वो बन चुका है तो वो हमारी बॉडी में है, उसको मेमोराइज करना रहेगा और वो तुरंत फॉर्म हो जाएगा। तो इससे हमारी मेमोरी सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम में ना। तो हम लोगों ने आज टी लिम्फोसाइट के बारे में देखा पूरा। आपकी नीट में सच में इससे एक क्वेश्चन तो इम्यूनिटी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने उसमें 5 बार पूछा, वो 5 सेल थी इम्यूनोग्लोबुलिन वाली, उससे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी सेल कहाँ कहाँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं कि उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। हाँ, कल हम लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि ये ज़्यादा लोगों तक फैल सके आपका वीडियो, और कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल आप लोग वैक्सीनेशन देखेंगे कि व्हाट इज़ वैक्सीनेशन होता क्या है, और अगर कुछ बचा होगा इस वीडियो में तो वो देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।